हाँ तो बच्चों राधे राधे। आज की क्लास में बच्चों हम 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वैद्युत रसायन चैप्टर को आज हम देखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा वैद्युत रसायन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम दो प्रकार की ऊर्जाओं के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। दो प्रकार की ऊर्जाएं कौन सी? एक तो हमारे पास में ऊर्जा है बेटा वो वैद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरी ऊर्जा हुआ करती है हमारे पास में रासायनिक ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जा है, एक वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का जहां पर हम अध्ययन करते हैं उसी ब्रांच को, उसी शाखा को बेटा लोगों हम क्या कहते हैं? उसी ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई कि वैद्युत रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है, वैद्युत रसायन कहलाती है। बच्चों यहां पर हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एक तो है हमारे पास में विद्युतीय ऊर्जा और दूसरी है बच्चों हमारे पास में रासायनिक ऊर्जा। बच्चों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य या कहें कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो कार्य करते हैं उस उपकरण को हम कहते हैं बच्चों सेल। तो हमारे पास में सेल कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के सेल हो जाएंगे। एक वो सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और दूसरे वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। बच्चों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सेल को हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम इनकी डिटेल में बातें करेंगे इस चैप्टर में। और सेकंड जो सेल है बच्चों वो है हमारे वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या करेगा बच्चों? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा और हमारे जो वैद्युत अपघटनी सेल हैं बच्चों ये विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करेंगे किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल जो हैं इनमें होने वाली जो अभिक्रिया है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं ये अस्वतः अभिक्रिया होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और वैद्युत रासायनिक सेल में होने वाली जो अभिक्रिया है बच्चों वो स्वतः होती है। जो अभिक्रिया अपने आप हो जाते हैं बिना किसी कोई बाह्य फोर्स के या बाह्य किसी विभव के, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं स्वतः अभिक्रिया। और यदि किसी बल, दाब या किसी विभव के द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करवा रहे हैं बाह्य बल के द्वारा, तो हम उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं क्या बेटा? वो अस्वतः अभिक्रिया। जैसे कोई भी जो गैस है, कोई भी गैस हमेशा अधिक दाब से किधर जाती है बच्चों? अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है। तो गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भेजने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई विभव लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही जो गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हो कि गैस जो है वो कम दाब से अधिक दाब की तरफ जाए तो फिर आपको बाह्य दाब लगाना होगा, बाह्य बलों का प्रयोग करना होगा। इसका मतलब अधिक दाब से कम दाब की तरफ अभिक्रिया जो है वो स्वतः चली जाएगी, लेकिन कम दाब से अधिक दाब के लिए ये कैसा हो जाएगा प्रक्रम बच्चों? ये अस्वतः प्रक्रम हो जाएगा। दो प्रकार के प्रक्रम हो गए हैं, एक स्वतः प्रक्रम और दूसरा बच्चों अस्वतः प्रक्रम। ओके, तो वैद्युत अपघटनी सेल में कैसा प्रक्रम होने वाला है बच्चों? मैंने आपके लिए बताया अस्वतः प्रक्रम। ठीक है, आगे हम डिटेल में बातें करेंगे इसके बारे में, पूरा डायग्राम से देखेंगे। और वैद्युत रासायनिक सेल में कैसा होगा? स्वतः। आइएगा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं बच्चों। हमारे पास में जैसे मोबाइल फोन है बच्चों, मोबाइल फोन है हमारे पास। अब इस मोबाइल फोन में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है चार्जिंग प्रोसेस, हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, और दूसरा होता है बच्चों डिस्चार्जिंग प्रोसेस। जब मोबाइल को हम यूज ले रहे हैं, मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई हम ऐप चला रहे हैं, तो फिर मोबाइल क्या होगा? धीरे धीरे हमारा क्या होता जाएगा? डिस्चार्ज होता चलेगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस हम उसको कहेंगे। दूसरा जब मोबाइल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमें उस मोबाइल को क्या करना होगा? चार्ज करना होगा। बच्चों जब चार्जिंग करते हैं मोबाइल की तो क्या होता है? मोबाइल की चार्जिंग के ड्यूरिंग जो रासायनिक जो वैद्युत ऊर्जा है बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बेटा। कब? जब हम चार्ज करेंगे। और डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग क्या होगा बच्चों? रासायनिक ऊर्जा जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी? रासायनिक ऊर्जा बच्चों परिवर्तित हो जाएगी किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो आप मुझे बताओ, क्या फोन अपने आप चार्ज हो जाएगा क्या? मान लो मेरा फोन 0% हो गया है, अभी डिस्चार्ज हो गया है, क्या वो अपने आप चार्ज हो सकता है? अपने आप चार्ज नहीं होगा, हमें उसे क्या लगाना होगा? चार्जिंग पर लगाना होगा, हमें उसको पोटेंशियल देना होगा, मतलब कहने का स्वतः प्रक्रम हुआ। दूसरी बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। बच्चों यदि हमारा मोबाइल फोन फुल्ली चार्ज है और हमने उस फोन को रख दिया है, तो बताओ 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 5 दिन में क्या वो अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा? यस सर, वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। धीरे धीरे जो मोबाइल है, हम यदि उसमें कोई ऐप भी यूज नहीं कर रहे हैं तो भी वो धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज होने लगता है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है बच्चों वो स्वतः होता है, अपने आप होता है। उस मोबाइल के अंदर बैटरी में तो केमिकल एनर्जी, तो केमिकल्स भरे हुए हैं। आगे बातें करेंगे, जरूर बातें करेंगे कि रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, कहां से रासायनिक ऊर्जा आ रही है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह स्वतः प्रक्रम होगा बच्चों। हम बातें करते हैं बच्चों, हम बातें करते हैं सबसे पहले वैद्युत रासायनिक सेलों के बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल, इनको हम बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इंग्लिश के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या बच्चों इन्हीं का ही दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भी बच्चों हम इनको कहते हैं। इनको हम बच्चों डेनियल सेल भी कहते हैं, डेनियल सेल। और वोल्टाइक सेल भी हम इनको कहते हैं। ओके, साइंटिस्ट के नेम पर ये अलग अलग नेम दिए हुए हैं इनके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है गैल्वेनिक सेल, थर्ड है बच्चों हमारा डेनियल सेल, और फोर्थ है वोल्टाइक सेल। आइएगा हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम इसकी संरचना देखते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये फंक्शन कैसे करता है। बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, इन वैद्युत रासायनिक सेल में बच्चों हमारे पास दो अर्ध सेल हमने ले लिए हैं, दो पात्र ले लिए हैं बच्चों। आइएगा बच्चों, हमने यहां पर ये देखिएगा, ये दो पात्र ले लिए हैं वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर। ये वाला जो पात्र आपको दिख रहा है बच्चों, ये लेफ्ट में तो रखा हुआ है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है इसकी, ये लेफ्ट साइड है। और ये कौन सी साइड है बच्चों? ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो कंटेनर हमने रखा हुआ है, लेफ्ट साइड वाले में हम जो सॉल्यूशन फिल करते हैं वो है जिंक सल्फेट, और राइट में जो हम फिल कर रहे हैं बच्चों वो है हमारा कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट को कहां लिया है? लेफ्ट साइड में लेना है, लेफ्ट कंटेनर में लेना है, और सेकंड कंटेनर में हमको लेना है कॉपर सल्फेट जो कि राइट साइड में है। लेफ्ट साइड का जो कंटेनर है बच्चों, जिंक सल्फेट जो है, इस जिंक सल्फेट में हम डुबो देंगे एक जिंक की रॉड, जिंक की छड़ इसमें हमने डुबो दिया है। और इधर जो हमारा कॉपर सल्फेट है बच्चों, इस कॉपर सल्फेट में हमने डुबो दी है कॉपर की रॉड। एक जिंक की रॉड है और दूसरी कॉपर की रॉड है बच्चों, और इन दोनों ही रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया है किससे? हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक धात्विक तार से। यहां पर हमने एक धातु का क्या लगा दिया है बच्चों? एक तार लगा दिया है, एक धातु का तार लगा दिया है, ठीक है। यहां पर लेफ्ट वाला जो कंटेनर है बच्चों, ये एनोड की तरह एक्ट करता है, और राइट वाला ये कैथोड की तरह एक्ट करता है, कैथोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। दुनिया का सेल कोई भी हो, एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होनी है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होनी है? अपचयन, रिडक्शन। ओके, इतना ये रिडक्स में आपने 11th में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया को हम कहते हैं अपचयन। तो देखिएगा यहां पर ये जिंक की जो रॉड दिख रही है, इस जिंक रॉड का ऑक्सीकरण होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ठीक है बच्चों। जिंक की जो रॉड है, देखिएगा हम यहां पर रिएक्शन को भी लिखेंगे। जिंक रॉड ने क्या किया है, ये जिंक +2 में कन्वर्ट होगी और दो इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगी बेटा,
ऑक्सीकरण हुआ है जिंक का। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा धात्विक तार की सहायता से एनोड से कैथोड की तरफ। बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो गया, एनोड से कैथोड की तरफ हो गया। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड हुआ है तो धारा का प्रवाह, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि धारा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड हो रहा है तो करंट का जो प्रवाह होगा वो कहां होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। बच्चों इधर क्या रिएक्शन होगी, कॉपर सल्फेट के अंदर यदि हम बातें करें तो कॉपर +2 आयन और SO4-2 आयन। बच्चों यहां पर हम SO4-2 आयन्स को भी शो कर रहे हैं, SO4-2, कॉपर +2 और SO4-2, ये 2 टाइप्स के आयन यहां पर प्रेजेंट हैं किसमें, कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में। अब ये कॉपर +2 क्या करेगा, ये कॉपर +2 जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके बेटो ये बदल जाएगा कॉपर में। ओके, इधर मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूं, देखिएगा कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा और ये बदल गया है बच्चों किसमें, कॉपर में। ठीक है, और ये कॉपर जो है बेटा, इस कॉपर का जमाव जाकर के कहां हो जाएगा, कॉपर की रॉड पर। कॉपर कहां जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, कहां जाकर के जमा हो जाएगा, ये जो कॉपर की रॉड है यहां पर जमा हो जाएगा। इधर की बात यदि करें तो जिंक आयन जिंक जो था वो जिंक +2 आयनों में बदल गया। अब ये जिंक +2 आयन कहां आते हैं साहब, ये जिंक +2 आयन आ जाते हैं बेटा वो विलयन में। तो कॉपर +2 आयन विलयन में थे, अपचयित होकर कहां चले गए, रॉड पर चले गए। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जिंक +2 बना और जिंक +2 आयन कहां आ गए, विलयन में आ गए। क्लियर। अब देखिएगा बच्चों यहां पर डायग्राम को और थोड़ा सा अपन बढ़ाते हैं, डायग्राम को देखिए। बच्चों यहां पर लगा हुआ होता है बच्चों एक सॉल्ट ब्रिज। इस तरह से एक यू आकार की नली होती है बच्चों, एक उल्टे यू आकार की नली में बनाया हूं, ये उल्टे यू आकार की नली है बेटा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्यों लेते हैं ये सॉल्ट ब्रिज, ये लवण सेतु का काम क्या है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि लवण सेतु क्यों लिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, 2 कंटेनर आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट वाला जो है वो एनोड की तरह काम करेगा, राइट जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा। एनोड पर हमेशा अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण, कैथोड पर हमेशा अभिक्रिया होगी अपचयन। जिंक का ऑक्सीकरण होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे का जिंक +2 में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ, और धारा का प्रवाह उल्टा होगा बेटा। उल्टे का मतलब कहां से कहां होगा, कॉपर से जिंक की तरफ होगा बेटा। ठीक है, और ये उल्टे यू आकार की हमने क्या लगाई है, यहां पर उल्टे यू आकार की कांच की नली लगाई है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं बेटा, लवण सेतु हिंदी में कहते हैं, लवण सेतु हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब बातें ये करते हैं बच्चों की सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों लगाया, ये क्या काम करता है। देखो बेटा इधर वाला जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कौन सी आयन आ रहे हैं, जिंक +2 आयन आ रहे हैं। इसका मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, धनायनों की अधिकता हो जाएगी। या कॉपर +2 जो थे, कॉपर +2 तो चले गए कहां पर, कॉपर में बदल करके रॉड पर। तो इस वाले विलयन में कौन सी आयनों की अधिकता हो गई, सल्फेट आयनों की, मतलब ये हो जाएगा ऋणावेशित। अब दोनों के दोनों विलयनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा उदासीन बने रहते हैं बच्चों, कभी भी इन पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। दोनों के दोनों जो विलयन है ये हमेशा उदासीन बने होते हैं, और इनको उदासीन बनाए रखने का कार्य कौन करता है बच्चों, लवण सेतु इनको उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है। कैसे, आइएगा समझते हैं। हम बातें करते हैं बच्चों लवण सेतु के बारे में। सॉल्ट ब्रिज क्या है ये बताइए, अभी बताया मैंने, ये उल्टे यू आकार की कांच की नली है, उल्टे यू आकार की कांच की नली है बच्चों, ये गिलास ट्यूब है बच्चों। ठीक है, और इसके अंदर भरा हुआ होता है बच्चों अक्रिय वैद्युत अपघट्य। अक्रिय वैद्युत अपघट्य का मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसा वैद्युत अपघट्य जो विलयन से अभिक्रिया ना करे,
सक्रिय नहीं होना चाहिए, वो अक्रिय होना चाहिए। जैसे क्या ले सकते हैं इसमें हम, KCl ले सकते हैं, इसमें बेटे हम NH4Cl ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसमें KNO3 ले सकते हैं। ओके, और साथ में बच्चों हम इसमें लेते हैं अगर अगर और जिलेटिन, अगर अगर एंड जिलेटिन भी लेंगे बेटा। ये अगर अगर और जिलेटिन क्यों लेंगे, जिससे हमारा जो वैद्युत अपघट्य हमने भरा है, वैद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन भरा है, उस जलीय विलयन को हम पेस्ट जैसा बना सके। ओके, पेस्ट के फॉर्म में इसको भरा जाता है, लिक्विड नहीं भरते हैं हम, पेस्ट भरते हैं लीकेज ना होने के लिए, कि जिससे लीकेज ना हो, और पेस्ट में बदलने के लिए इसमें बनाया जाता है क्या, अगार अगार और जिलेटिन। ठीक है, अगर अगर और जिलेटिन, इन दोनों को हम यहाँ पर मिलाते हैं, और जिससे कि हमारा जो जलीय विलयन है वो कैसी फॉर्म में आ जाएगा, पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा बेटा। ओके, अब बातें ये करते हैं, अभी तो हमने ये बातें की है कि लवण सेतु क्या होता है। तो लवण सेतु उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य जैसे KCl, NH4Cl, KNO3 और साथ में अगर अगर और जिलेटिन भरा होता है। बच्चों, क्या कार्य करता है हमारा लवण सेतु, हमने क्यों लगाया है लवण सेतु, चेक करते हैं, इसके कार्यों के बारे में बातें कर लेते हैं जी। लवण सेतु के कार्य, हाँ बेटा, तो बताओ पहला कार्य क्या कर रहा था, ये दोनों के दोनों जो हमारे विलयन हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो दो विलयन थे हमारे इस तरह से, ठीक है, ये एनोड था, ये कैथोड था, और इन दोनों को जोड़ करके रखने का कार्य कौन कर रहा था आपस में, लवण सेतु। तो ये दोनों विलयनों को जोड़ता है साहब, दोनों जो वैद्युत अपघट्य विलयन है, विलयनों को जोड़कर रखने का कार्य करता है बेटा। दूसरे कार्य क्या कहेंगे इसका हम, ये दोनों विलयनों को कभी भी मिक्स नहीं होने देता है, कि ये जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयनों की मिक्सिंग को रोकता है, ये विलयनों की मिक्सिंग को रोकता है बेटा, मिक्सिंग को रोकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कार्य है इसके, बोर्ड में भी पूछता है और नीट के अंदर भी पूछ लेता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। ये क्या करेगा, ये दोनों विलयनों की मिक्सिंग को रोकेगा, दोनों विलयनों को जोड़ करके रखेगा, दोनों विलयनों को जोड़ेगा तो आंतरिक परिपथ को पूर्ण कर देगा बेटा। यहां दो सर्किट बने हुए हैं, एक तो ये हमने अभी जो वायर लगाए थे, और वायर जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए थे, और इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ था, इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया था बेटाओ मेटालिक वायर से। तो ये जो बाहर वाला आपको दिख रहा है, ये तो है इसका बाह्य परिपथ। ओके, और नीचे वाला ये तो लवण सेतु ने कंप्लीट किया है दोनों विलयनों को जोड़ करके, ये कौन सा है, ये इसका इंटरनल सर्किट है, आंतरिक परिपथ है। तो दोनों विलयनों को जोड़ करके किसको पूरा कर रहा है बच्चों, ये आंतरिक परिपथ को पूर्ण कर रहा है बेटा, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। ओके, दूसरा कार्य ये दोनों विलयनों की, दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों की मिक्सिंग को आपस में मिश्रित होने से रोकता है बेटा। नंबर 3 कार्य बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट कार्य रहेगा, ये दोनों विलयनों को उदासीन बनाकर रखता है। क्या बनाकर रखता है बच्चों, उदासीन बनाकर रखता है। कैसे बनाकर रखेगा, आइए का बातें करते हैं बेटो। अभी मैंने कहा कि ये वाला जो विलयन है ये कैसा हो जाना चाहिए था, धनावेशित, क्योंकि यहां पर कौन सी आयनों की अधिकता हो गई थी, जिंक +2। इधर कौन सी आयनों की अधिकता हो गई थी बताओ बेटा, सल्फेट SO4-2, तो ये हो जाना चाहिए था ऋणावेशित। एक विलयन एनोड वाला धनावेशित हो जाना चाहिए था, और कैथोड वाला जो है वो ऋणावेशित हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हमेशा कैसे बने रहेंगे, उदासीन। कैसे, समझो, जैसे मैंने मान लो इसके अंदर KCl भरा हुआ है बेटा, KCl, तो ये लवण सेतु क्या करेगा, तो धनावेशित हुआ है, जो वाला चेंबर धनावेशित हो सकता है, इधर वाला एनोड वाला, इधर तो भेजेगा Cl- को। ये बताओ धनायन को, धनावेश को कौन उदासीन करेगा, ऋणायन। तो इधर तो KCl के कौन आएंगे, Cl- आयन आएंगे बेटा। और इधर वाले चेंबर में, इधर वाला जो कंटेनर दिख रहा है, पात्र दिख रहा है, इस वाले पात्र में कौन आएंगे हमारे K+। तो बताओ, ये ऋणावेशित होने वाला था, लेकिन धनायनों ने आकर के इसको उदासीन बनाया। इधर ये धनावेशित हो जाता, लेकिन ऋणायनों ने आकर के इसको भी क्या बना दिया, उदासीन बना दिया। और दोनों के दोनों वैद्युत अपघट्य विलयन यदि उदासीन बने रहेंगे बच्चों, तो चौथा कार्य हम यहीं से बना सकते हैं। क्या करता है लवण सेतु, ये विभवांतर को उत्पन्न होने से रोकता है, विभवांतर को उत्पन्न होने से रोकता है बेटा। क्योंकि यदि लवण सेतु नहीं होता, यदि सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, तो इन दोनों के दोनों विलयनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता,
और विपरीत आवेश उत्पन्न होने की वजह से दोनों विलयनों के मध्य में क्या उत्पन्न हो जाता, विभवांतर उत्पन्न हो जाता। लेकिन बच्चों ये विभवांतर उत्पन्न होता नहीं है और इस विभवांतर को हम नाम देते हैं LLJP। इस विभवांतर को बच्चों क्या नाम देते हैं हम, LLJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव संधि विभव। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि लवर सेतु जो है ये LLJP को उत्पन्न होने से रोकता है, दोनों विलयनों के मध्य में क्या उत्पन्न नहीं होने देता है, ये विभवांतर उत्पन्न नहीं होने देता है बेटा। तो हम किसकी बातें कर रहे हैं, ये वैद्युत रासायनिक सेल की बातें कर रहे हैं बच्चों, जिसके अंदर हमारे दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड वाला एक कैथोड वाला। एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण, कैथोड पर हमेशा क्या होगा, अपचयन। क्लियर। आइएगा इसके कुछ निष्कर्ष देखते हैं बच्चों, कुछ निष्कर्ष आप मुझे बताएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि लवर सेतु जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। बताओ बच्चों कहां से कहां हुआ है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, एनोड से कैथोड, मतलब कहने का जिंक से कॉपर। दूसरा पॉइंट बच्चों धारा का प्रवाह है, करंट का प्रवाह है। धारा का प्रवाह हमेशा उल्टा होगा, उल्टे का मतलब आप आराम से आप कह सकते हो कि गुरुजी कॉपर से जिंक की तरफ होगा, मतलब कैथोड से एनोड हो गया बेटा, उल्टा हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे कि जिंक रॉड का वेट, जिंक की जो रॉड थी उसका जो वजन है बेटा वो बढ़ेगा कि घटेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जिंक की रॉड धीरे धीरे घुल करके जिंक+2 के रूप में कहां आ रही थी, विलयन में आ रही थी। धीरे धीरे घुलेगी तो गुरुजी इसका वजन क्या होगा, घटेगा। और कॉपर रॉड का वेट क्या होगा बच्चों, कॉपर रॉड का वेट, तो हम कहेंगे कि कॉपर रॉड का वेट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा। ओके। जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता, जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता बच्चों बताओ, जिंक सल्फेट विलयन में कौन सी आयन आ रहे थे लगातार, जिंक की रॉड घुल रही थी और जिंक+2 आयन विलयन में आ रहे थे, तो जिंक+2 आयन आने की वजह से इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। विलय की मात्रा यदि बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यदि बढ़ेगा तो सांद्रता क्या होगी विलयन की, बढ़ेगी। विलय बढ़ेगा तो सांद्रता बढ़ेगी। ओके। और कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता बेटा बताओ क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन में जो कॉपर+2 थे, ये कॉपर+2 आयन कहां जा रहे थे, सल्फेट को छोड़ करके ये कॉपर की रॉड पर जाकर के जमा हो रहे थे। तो ये हमारे निष्कर्ष निकले कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड है, धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड है, जिंक की रॉड का वजन धीरे धीरे कम होगा, कॉपर की रॉड का वजन धीरे धीरे बढ़ेगा, जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता बढ़ेगी और कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता बेटो क्या होगी, घटेगी। क्लियर। इसकी हम सेल अभिक्रिया लिखते हैं बच्चों, एनोड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बेटा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बताओ एनोड की तरह काम कौन कर रहा था, जिंक कर रहा था बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन करवा दो, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जिंक+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और जिंक+2 बना दिया है। बताओ बच्चों जिंक की रॉड कैसी है, सॉलिड। जिंक की रॉड कैसी होती है, ठोस होती है। इस तरह से जिंक क्या है, धातु है, ठोस धातु है बेटा। डी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी। जिंक+2 आयन बताओ कहां आ रहे थे बेटा, घुल करके जिंक+2 आयन विलयन में आ रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन। ये जलीय विलयन लिखा बेटा मैंने, ये सॉलिड और ये एक्वस। अब बात करते हैं कैथोड के बारे में। कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगी बेटा, जो हाफ सेल रिएक्शन, दोनों हाफ सेल है, एक हाफ सेल ये रहा और एक हाफ सेल ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कंप्लीट सेल रिएक्शन भी बनाएंगे अभी। तो यहां क्या हो रहा था, कॉपर+2 आयन जो थे बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे और बदल रहे थे कॉपर में। कॉपर+2 आयन कहां थे, जलीय विलयन में थे साहब। कॉपर की रॉड कैसी बेटा, सॉलिड। तो ये दोनों अभिक्रियाएं हो गई है, अर्धसेल अभिक्रियाएं एनोड की और अर्धसेल अभिक्रिया कैथोड की बेटा। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ रहे हैं और हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं बेटा, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो चलो देखो इलेक्ट्रॉन को पहले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दो बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ो बेटा, जिंक
प्लस कॉपर +2 इक्वल टू, इधर देखिएगा प्रोडक्ट साइड में जिंक +2 आयन है और साथ में कौन है बेटा, कॉपर है। तो ये हमारी हो गई है संपूर्ण सेल अभिक्रिया बेटा, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, मैंने अभी आपको भौतिक अवस्थाएं बता दी थी। ये सॉलिड, ऊपर से लिख सकते हो आप इनको, ये एक्वस है, आयन और एक्वस रहेगा। आयन है तो ऑलवेज एक्वस ही रहेगा बेटा, ठीक है ना, इस तरह से भी याद रख सकते हो इसको, ये एक्वस और ये सॉलिड बेटा। ठीक है, तो ये हमने बातें की है बच्चों आज की क्लास में वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में।